नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज का दिन बेहद ही दुखद समाचार से शुरू हुआ। देश के दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। फर्नांडिस साहब लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस बीच उन्हें स्वाइन फ्लू भी हो गया था। इसके चलते आज सुबह उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। 1974 की रेल हड़ताल के बाद वो कद्दावर नेता के तौर पर उभरे और उन्होंने बेबाकी के साथ इमरजेंसी लगाए जाने का मुखर विरोध किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से लड़े और रिकॉर्ड मतों से भी चुनाव जीते। जॉर्ज साहब के बेटे कल दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। निधन के बाद बिहार में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। और अब आगे की बात की ओर चलते हैं और बात करते हैं बिहार की राजनीति पर। बिहार में अपने खोए जनाधार हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस के द्वार पर इन दिनों दबंग भी दस्तक दे रहे हैं। ये लोग कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी करते दिख रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि संभवतः सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। वहीं आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद ने बीते दिनों कांग्रेस का हाथ थामते ही शिवहर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। अब मोकामा विधायक अनंत सिंह के बतौर कांग्रेस प्रत्याशी पोस्टर होर्डिंग राजधानी सहित कई जगह पर देखे जा रहे हैं। कांग्रेस की 3 फरवरी की जन आकांक्षा रैली की सफलता के लिए निकाली गई बाइक रैली में भी वो शामिल हुए। दिलचस्प है कि अभी वो कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुए हैं। वैसे इस फेहरिस्त में कई और भी नाम हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस इन दिनों इन्हीं के सहारे अपने राजनीति के द्वार को मजबूती से खोलने की रणनीति में जुटी हुई है। 3 राज्यों में जीत के बाद न सिर्फ कांग्रेस में हलचल बल्कि महागठबंधन में भी पार्टी की अहमियत बढ़ी है। अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर इनके बाहुबलियों के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों से सियासत क्यों गरमाई हुई है और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। लोकतंत्र में संख्या अहम बात है। जिनके साथ जितनी संख्या वो उतना अहम। राजनीति इसी संख्या के इर्द गिर्द घूमती है। ये नई बात नहीं है, लेकिन बिहार में इन दिनों कांग्रेस चर्चा में है। चर्चा है 3 फरवरी की रैली और पार्टी के साथ दबंग नेताओं के जुड़ने की अटकलें। ये लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हुए बिना पोस्टर बॉय बनकर ये लोग पार्टी के प्रचार में जुट गए हैं। पटना में कांग्रेस के रोड शो के दौरान अखिलेश सिंह के साथ अनंत सिंह भी मौजूद थे और जोर शोर से 3 फरवरी को होने वाली जन आक्रोश रैली के लिए भीड़ खींचने का काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, पटना में जगह जगह कांग्रेस की रैली के लिए अनंत सिंह के पोस्टर भी दिखाई दिए। आज रैली निकाला गया। आज रैली निकाला गया। क्या कुछ बताइएगा। तारीख के सब लोग के चलने के लिए कहे। बनाने में अपनी अहम किरदार निभाएंगे। तो जो लोग कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, कांग्रेस उसको स्वीकार कर रहा है। राहुल जी ने पहले ही कहा कि कांग्रेस में आए, कांग्रेस के विचारधारा के साथ उन्हें जो मध्यवर्गीय विचारधारा है, मिडलिस्ट है, उसके साथ उनको चलना। हम जानते हैं कि किसी भी दल में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उस तरह के आदमी रहते ही हैं, कम या बेसी। इसलिए उनका आना कोई अस्वाभाविक हम नहीं मानते। जेडीयू कांग्रेस पर दबंगों की सहायता लेकर प्रचार करने का आरोप लगा रही है, तो आरजेडी भी इन लोगों के कांग्रेस में एंट्री से खुश नहीं है। ऐसे में महागठबंधन की गांठ ढीली पड़ सकती है। इधर कांग्रेस ने जेडीयू और बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की हिदायत दी है। यहाँ पे जेडीयू के नेता उन्हीं को हाथ जोड़ते हुए हैं। आप देखिए, बीजेपी के नेता खड़े हैं और ये बैठे हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो वो जो कुछ करे वो लीला, और कोई अगर सच्ची बात में मेरा समर्थन दे दे तो उसमें एसिड लगता है उनके पेट को। कांग्रेस के साथ आप ही समाचार पत्र भी पढ़ लीजिए। कांग्रेस में शामिल हो रहा है, जाके बहुत अच्छी तस्वीर पेश कर रहा है क्या। लेकिन दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना आसान है, अपने अंदर झांकना बड़ा कठिन होता है। इसलिए ऐसे लोगों के सवालों का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। दरअसल मुंगेर से अनंत सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। माना जा रहा है कि यहां से एलजेपी के टिकट पर एक और बाहुबली सूरजभान सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं।
वैशाली से एलजेपी सांसद रमा सिंह भी कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इधर आरजेडी के बागी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, जबकि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद कांग्रेस में पहले ही शामिल हो चुकी हैं। समय के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार के साथ अंशु नैथानी। गहमागहमी तो तेज होनी ही है, चाहे कोई भी दल हो, और कोई राजनीति का ये एक वो हिस्सा है जो चुनाव नजदीक आते आते वो मुखर होकर सामने नजर आता है। समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। पप्पू यादव चिरपरिचित नाम है, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आपका बहुत स्वागत है। शक्ति यादव आप आरजेडी से हैं, आपका बहुत स्वागत है। सरोज तिवारी आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। पप्पू जी, दरअसल राजनीति में इन दिनों कांग्रेस को लेकर एक हलचल है, जहां की समझ में आ रहा है कि बहुत लोग उस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, और आपका भी एक सॉफ्ट स्टैंड रहा है कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। तो क्या बिहार की जनता या बिहार का जनमानस क्या समझे कि क्या आपका अगला कदम उसमें शामिल होना है, या फिर क्या अगली रणनीति होगी? देखिए, एक बात मैं बता दूं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, इस देश की जो लोकतंत्र है उसमें आप जाएं तो पता चलेगा कि लगातार इस देश में अभी हुआ तो लिंगायत, बोकलिंगायत, गोरा और जीता नहीं, केदार, अल्पेश, ऐसी चीजों को लाया गया। कर्नाटक का चुनाव हुआ तो लिंगायत, बोकलिंगायत, गोरा। अब येदियुरप्पा जी पर बहुत सारे आरोप, बहुत सारे, वो एक स्वाभाविक लीडर हैं, अब जात के लीडर है। इस देश का जो डेमोक्रेसी है, जिस तरीके का सामाजिक सरोकार है, उसमें आप यही अनंत सिंह जी लगातार नीतीश कुमार जी के चुनाव में सबसे ज्यादा ताकतवर भूमिका निभाए। नीतीश कुमार जी जदयू में लगातार ललन सिंह जी के तस्वीर लगाए हुए थे। जदयू में लगातार अपने समाज में ये इन लोगों से, जो लोग आज बहुत बड़े बड़ी बड़बोलेपन की बात करते हैं, मैं लालू यादव को मिटा दिया था, मैंने ऐसा, आप छोटी मुंह बड़ी बात, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा अंजाम। राजनीति में जिस, आप लवली आनंद जी को भी आप कह रहे हैं बाहुबली, मुझे समझ में नहीं आता है कि लवली आनंद जी पहले जदयू में थी, लोकसभा के चुनाव में सभी गठबंधन वैशाली से हुआ था तो सारे लोग लवली आनंद जी के साथ खड़े थे। अब क्या कहते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष को तरी पार कर दिया गया था, जेल में थे, लेकिन आज देश के स्वाभाविक लीडर हैं। लोगों ने स्वीकार किया अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार किया। इसी आज जो जॉर्ज साहब हम लोग के बीच नहीं रहे, एक विद्रोही कैरेक्टर के लोग, एक ताकतवर फोर्स थे, आवाज था उस मजदूर और गरीबों की। जब शोषण के खिलाफ कोई आवाज बनता है, बिना जात धर्म मजहब के, जॉर्ज फर्नांडिस जिसका कोई जात नहीं था, और उन्हें भी कांग्रेस के रिजर्व में उन्हें क्या कहा गया। तो आप आज जब लगातार जदयू के साथ अनंत सिंह जी थे, तब तो जदयू ने कुछ नहीं कहा, और जब मुझे नहीं पता कांग्रेस को सपोर्ट वो कर रहे हैं, रासोलोपा से लड़ेंगे कि किससे लड़ेंगे, या और लालू यादव जी तो मैंने कभी कुछ बोलते नहीं देखा, लेकिन यदि राजद के कोई लोग इस तरह की बात करते हैं तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक लंबा फिरहस्त है, कई सारे चीजें हैं, मैं किसी के सूप के है चलनी से, सूप बाजे तो बाजे, चलनी भी बाजे। अब राजनीति में क्या मापदंड है, आप हमको एक बात बताइए, जिस तरीके की बात अब राजनीति नहीं, पप्पू जी देखिए, यहाँ मापदंड की तो हमने चर्चा ही नहीं की, हम तो सिर्फ एक संभावना पर आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस से नजदीकियां जिस तरीके से आपकी लगातार बढ़ रही है, और उसमें क्या ये लोग कयास भी लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, ये सिग्नल भी आ रहा है। हमने तो सिर्फ आपसे आपकी मुहर लगाने की बात कही कि क्या सच है। एक बात देखिए, एक बात मैं बहुत गंभीरता से बता दूं जी। एक आवाज, एक मुखर आवाज बिहार की, बिहार के 11 करोड़ 36 लाख, चाहे आप उठा करके देख लें, गुजरात में बिहारियों पर जुल्म हो, मणिपुर में हो, असम में हो, सबसे पहले पप्पू यादव। कोई घटना, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, सीएल, बीटेक, बिहार की मैट्रिक, इंटर, नियोजित, संविदा या शेल्टर हाउस, कोई भी घटना आप देखेंगे, चाहे कोई बड़ी घटना, छोटी घटना या सुरक्षा के सवाल पर, तो जन अधिकार पार्टी
और पप्पू यादव लगातार बिना जाति धर्म के ऐसी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी है। हम सदन में, सदन के बाहर जब भी कभी देश के सवाल पर, चाहे वो बेमुला का सवाल हो, चाहे 3 तलाक का सवाल हो, चाहे अभी जो नई बिल लाने का नॉर्थ के का जो मामला आया, इसका सवाल हो, जब भी कोई, चाहे रिफेल का सवाल हो, जब हम अपनी बात करते हैं, जब अपनी विचारधारा को रखते हैं, कांग्रेस मिडिल ईस्ट विचारधारा है, कांग्रेस बुद्ध वर्गीय मार्ग को एक्सट्रीमिस्ट, आप भी जानते हैं कांग्रेस, ये राहुल गांधी जी नहीं। मैंने राहुल गांधी जी के बारे में व्यक्तिगत पर हमेशा कहता रहा हूं कि राहुल गांधी जी कम से कम वो विचारों से दुष्ट नहीं है, धूर्त नहीं है, वो दोगला और तेगला तरह की राजनीति नहीं करते हैं। वो कम से कम जो भीतर और बाहर है उस तरीके के साफ दिखते हैं, साफ गोई बात करते हैं। जो अब साफ गोई बात करने वाला व्यक्ति लीडर नहीं बन पाता, ये आम लोग, ये बीजेपी या आम लोगों का कहना है। तो राहुल गांधी जी या कांग्रेस से नजदीक रंजीत रंजन जी कांग्रेस में प्रवक्ता है, रंजीत रंजन जी को एक कांग्रेस ने जो सम्मान दिया, चाहे वो सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हो, चाहे राहुल गांधी जी का स्नेह हो, या राहुल गांधी जी का विश्वास सर, वो सारी बातें तो आपने कह दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया अभी तक। हम लोग नहीं, सीधा कहा कि हमारी पार्टी, हम तीसरे विकल्प, देखिए एक लंबे समय से पार्टी है और आज कांग्रेस और बीजेपी भी, सरोज जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अब सरोज जी के पास ही आ रहे हैं इसके बाद। अब इतने लंबे समय तक मैं एक बात बहुत सीधा बता दूं जी कि बीजेपी और कांग्रेस इतनी पार्टी, कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी नॉर्थ से साउथ, बीजेपी हिंदी भाषी के साथ साउथ में कहीं एक जगह कहीं 2 जगह, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, उन्हें भी महाराष्ट्र में शरद पवार जी, कहीं चंद्रबाबू नायडू, कहीं कुछ पूरा देश घुमा दिए, लेकिन बिहार में आपकी राजनीति का आप बता नहीं पा रहे हैं। देश, सर मैं तो कहा कि हम अपनी पार्टी, मैंने अपनी भावना 11 करोड़ 36 लाख लोगों की भावना राहुल गांधी जी से जब भी मेरी बातचीत हुई, या गोयल साहब से जब भी बातचीत हुई, मैंने बिहार के संदर्भ में अपनी पार्टी का और खुद के राजनीतिक निर्णय मैंने बता दिए हैं कि मैं चाहता हूं एक मजबूत विपक्ष के रूप में, जब लोग दिल्ली, बंबई, पटना से आके पैरासूट से, थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं पप्पू जी, हम आपके पास रुक करेंगे, बाकी मेहमानों से राय ले लेते हैं तमाम राजनीति को लेकर, फिर हम आपके पास और भी जवाब आपसे लेंगे। सरोज तिवारी जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे पप्पू जी जब बोल रहे थे, तो और उसमें संदर्भ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना लग रहा था पॉजिटिव कुछ है, तो आप ही बताइए भाई, कांग्रेस का क्या रुख है इस पूरे मामले में? देखिए, पूरा मामला जैसा आपने आज चर्चा किया जी, मुस्कुराना मेरा स्वभाव है, मैं मुस्कुराता, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, लेकिन एक बात था कि जैसे आज लोग कहते हैं कि दबंग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस जो है सबकी पार्टी, जब हम लोग हमेशा कहते हैं कि सबकी पार्टी, हर तरह के विचारधारा को हम लोगों ने ही संरक्षित और सुरक्षित किया है। और निश्चित रूप से अगर हमारे लिए कोई मदद करना चाहता है, कोई भी लोग मदद करना चाहता है, तो हम क्यों रोक सकते हैं? अगर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अगर वो कहें कि नहीं मैं भी रैली में आना चाहता हूं, तो हम थोड़ी रोक देंगे, रोक नहीं देंगे। लेकिन जहां तक बात है हमारे यहां ज्वाइन करने का और हमारे यहां से चुनावी रणनीति में आने का या चुनाव में लड़ने का, वो निश्चित रूप से ये हमारा नीतिगत फैसला होता है, जो केंद्रीय नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है वो लेता है, और वो भी परामर्श भी करता है, तो वो राज्य के शीर्षस्थ नेतृत्व से करता है। आप लोगों के पास कोई मैसेज है? चीजें हमारे यहाँ बहुत विधिवत है, चीजें बहुत स्पष्ट है। अब कोई आना चाहता है तो ये निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से परेशान होगा, नरेंद्र मोदी साहब के शासन सत्ता से परेशान होगा। जो परेशान होगा वो सभी एक आस की उम्मीद देखते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और एक बहुत बड़ा विकल्प भी दिखाई देती है हमेशा, तो इसकी तरफ में झुकाव आना किसी का भी कोई बहुत अस्वाभाविक घटना है, ऐसा मैं नहीं मानता। अब उसके बाद है कि आज जब जो आप जिनको दबंग कह रहे हैं, या कम से कम वो लोग जो कह रहे हैं जो आज विरोध में है,
तो उन लोगों को कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि 2005 से लेके, बल्कि यूं कहें कि कुछ लोगों का तो राजनीतिकरण ही इन लोगों ने किया है। अगर निश्चित रूप से राजनीति में अगर ऐसे दबंग अगर आए तो इसको लाया कौन? और अगर कल तक जदयू या भाजपा एक साथ थी, 2005 में किन किन लोगों का क्या नाम लेना पड़ेगा? आप लोग तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं और आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोगों को खूब अच्छा से मालूम है कि किन किन लोगों को इन लोगों ने रखा था। अगर आज वो लोग अपने आप से, हम लोगों ने कभी किसी को ये तो नहीं कहा कि आप आइए फलाना आइए, अगर वो लोग खुद से उनको लगता है कि कांग्रेस को अगर हमको समर्थन करना चाहिए, रैली इनकी अच्छी करनी चाहिए, अगर उन लोगों को लगता है तो करने दीजिए ना। सर, हमने कहा हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम तो सिर्फ स्पष्ट करना चाह रहे हैं। मत आइए, हम तो खुला मामला देते चल रहे हैं। हमें तो देखिए, आपकी पार्टी का निर्णय है और जो भी आएंगे या जाएंगे वो उनका निर्णय होगा। सिर्फ हम एक जो कयास जो लग रहा है, सिर्फ उस पर एक मुहर लगाने की बात सिर्फ हो रही है कि जो सिग्नल है वो किस ओर इशारा करता है। खैर, शक्ति यादव जी, चूंकि महागठबंधन का एक बड़ा रोल है इस पूरे बिहार की राजनीति में, जहां की आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी का एक दर्जा दिया गया है और उसके बाद उनके साथ तमाम एलाइज भी हैं, उसमें कांग्रेस भी अब तक है और बाकी और भी दल हैं। तो ये जो नए चेहरे कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में है या कुछ हो भी गए हैं, तो उससे आरजेडी को तो कोई तकलीफ नहीं है ना? संजय जी, कई बार हमने कई दफे कई मंचों से कहा है जी, एक बार इस मंच से भी कह दीजिए। हमारे महागठबंधन में कई दल हैं और दल में हर दल के अलग अलग अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी एक उनका घोषणा पत्र है। तो कोई पार्टी किसको लेती है और नहीं लेती है, यह उनका विशेषाधिकार है, उसमें हम आड़े हाथ नहीं आ सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर जो आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को हम बंद कमरे में दर्ज जरूर कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम कोई प्रतिबंध लगाने के लिए हम कहीं से खड़े नहीं हैं। आपत्तियों का रहा सवाल कि राहुल गांधी जी की रैली है, तो उस रैली में बहुत लोग पार्टिसिपेट, संजय जी देखिए, हम निर्बाधता में विश्वास रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपने जो सवाल किया है तो निर्बाध तरीके से मेरे प्रश्नों आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे दूं। ठीक ठीक, दे दीजिए। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी जिन जिन लोगों को लेकर करके चाहे जो भी करता है, अब ये बताइए कि 2005 में चाहे वो मुन्ना शुक्ला हो, चाहे वो कौन पाड़े हो, सुनील पांडे जी हैं, छोटे सरकार जी हैं, इन सब के सामने आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़ करके विनती करके सत्ता में आए। मैं नहीं कह रहा हूं, तस्वीरें बोलती है। बात तो सही कह रहे हैं, आपके यहाँ साहबुद्दीन हो गए और भी कई राजबल्लभ यादव हो गए, ये सब भी तो बड़े बड़े चेहरे आपके यहाँ थे आरजेडी में। राजबल्लभ बाहुबली नहीं है, राजबल्लभ बाहुबली नहीं है। और मैं ये ठीक है, जो आरोप लगे हैं वो बात अलग है, राजबल्लभ पर कोई हत्या नहीं, लेकिन जो आरोप लगे हैं बड़े संगीन आरोप है सर, वो कोई धर्मात्मक तो आरोप रखते नहीं है। खैर, लंबी लिस्ट है, उस विवाद में हम लोग नहीं जाएंगे। आरोप लगे हैं, मैं उन आरोपों के बारे में कई बार कह दिया है और आरोपों के संदर्भ में पार्टी अपने स्पष्टता रूप से जो बातें कहनी थी कह दी है। हमने कहीं किसी चीज को संरक्षित नहीं किया। देखिए, ये तो किसी भी पार्टी में अब ये कहने के हक में नहीं हो सकती कि हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं है या ऐसे नहीं थे। ये सवाल तो सब पर है सर, लेकिन खैर उस ओर तो हम जा ही नहीं रहे। यहाँ पर चूंकि पप्पू यादव जी का अपना एक जलाधार है, पूरे सीमांचल में अपनी एक ताकत का एहसास वो कराते रहते हैं। इस तरह का डिबेट आप प्रश्न भी नहीं सुनेंगे। नहीं सर, आप ही सवाल का जवाब भी नहीं लेंगे, आप ही से रूबरू, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप पूरा जवाब दीजिए सर, इंटरप्ट के लिए नहीं है। आप पूरा जवाब दे दीजिए, हम फिर जाएंगे। प्लीज बोलिए, आप चिंता मत कीजिए, आप बोलिए। हमारी साफ राय है जी। हम राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने अपनी राजनीतिक सूचना की सारी बातें स्पष्ट तौर पर रख दी है। पप्पू जी, बाहर इसके बाद आपके पास कई लोगों पे लग जाते हैं राजनीति में, और यह बात को जरूरी नहीं कि जो आरोप जब लग जाता है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वो आरोप कहीं से कहीं वो सही है।
ठीक है, और ठीक है, सवाल उठता है, अदालत को काम करने दिया जाए तो उन पर कार्रवाइयां होती है, कानून अपना काम करता है, उस कानून के संदर्भ में मुझे लेना। लेकिन कांग्रेस के रैली के संदर्भ में, कांग्रेस की रैली में कौन सहयोग कर रहा है? हम महागठबंधन के घटक दल है, हमें निमंत्रण प्राप्त है, स्वाभाविक तौर पर हमारे नेता जाएंगे। कौन दल में कौन किसको लेगा? हमारी अपनी जो बातें हैं महागठबंधन की बैठक में कह दी है कि हमें किन किन लोगों को लेना है या नहीं लेना है। जिनको और पार्टियों को लेना है उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनके स्वतंत्रता पर हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना मापदंड है, उन मापदंडों के हिसाब से हमने अपनी आपत्ति दर्ज किया है और उस पर किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज का सवाल खड़ा नहीं होता है। और आज जो कांग्रेस की रैली में जो है तौबा मचा रहे हैं, ये सभी लोग हैं, ये सभी लोग हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की लोग बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई? आज क्यों डर लग रहा है? आपने कौन सा कुकर? आप बता रहे हो चंद्रशेखर जी की सरकार हटने के बाद उपचुनाव देश के अंदर में हुआ, दुलार चंद यादव को पगड़ी पहनाने के लिए विवश किसने किया? मैं एक जवाब ले लूं शक्ति जी, अभी 1 घंटा हम लोग इसमें बने हुए हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। मैं समझ गया सर, लंबी कहानी चलेगी। आवाम में जो नंगे लोग हैं ज्यादा तस्वीर। सर ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। डॉक्टर संजय कुमार, एक आपकी विश्लेषण ले लूं, फिर पप्पू जी के पास जाना चाहूंगा। ये जो एक माहौल बना है, अच्छा ही लगता है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, गहमा गहमी तेज होगी, सबकी अपनी बातें होंगी, सबके अपने पार्टी के एजेंडे होंगे, और जाहिर है हमारी कभी उनसे सफेद क्यों, उसका भी एक तर्क दिया जाएगा और देते भी रहे हैं लोग। क्या लग रहा है महागठबंधन में, और खासकर जो कुछ ऐसे चेहरे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कुछ हुए भी हैं, जिनका अपना एक जलाधार रहा है, ताकत रहा है अपने अपने इलाके में, और उससे कहीं न कहीं पार्टी को एक मजबूती ही नजर आएगी फिर? निश्चित रूप से, चूंकि देखिए हर पार्टियां ऐसा करते रही है, तो अगर कांग्रेस भी ऐसा करती है तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। और शक्ति सिंह गोहिल का बयान आप सुनेंगे जी, तो वो बड़ा बेबाकी से कहते हैं कि जिन लोगों को मैं शामिल करूंगा डंके की चोट पर करूंगा। हाँ, ऑब्वियसली। तो अगर वो डंके की चोट पर शामिल करने की बात करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि उसमें वो बहुत ही चीजों को वो देखेंगे कि कौन खुश होंगे कौन नाराज होंगे। रह गई बात कि कांग्रेस जो है अभी रिवाइवल की स्थिति में है बिहार में, तो वो तो चाहेगी कि हमारी जमीन तैयार हो, हमारे लोग जीते, हमारी पार्टी मजबूत हो, और जब हम मजबूत होंगे तब चीजें और बेहतर तरीके से तय होगी। तो ये चीजें तो होगी, ठीक है, वो अपने अपने दावे हैं, कहां अच्छे लोग हैं कहां अच्छे लोग नहीं है, ये तो अपना अलग विषय है। कल एडीआर की रिपोर्ट आई है, सब लोगों ने, सारे अखबारों ने बड़ा सार्वजनिक तौर पर छापा कि आज कितने लोग संसद में जो हैं उसमें हर दूसरे में एक सांसद जो हैं उन पर कोई न कोई आपराधिक मुकदमे हैं। तो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, ये जनता पर छोड़ देती हैं पार्टियां इस पर दांव लगाती है कि कौन से नेता, किनका अपना जनाधार है, कौन जीत सकते हैं कौन हार सकते हैं। वो चुनाव के बाद फिर चीजें तय होती हैं कि उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उन पर कितने संगीन मुकदमे थे, वो अच्छे थे बुरे थे, ये बात का विषय होगा। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, क्योंकि जिताओ उम्मीदवार को ही हर पार्टी तरजीह देना चाहती है। पप्पू जी, अब हम आपके पास रुक कर रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे थे एक तो वो कह दीजिएगा, दूसरा जो एक महागठबंधन को मजबूती के रूप में कोशिशें हो रही थी, इससे कितना मजबूत होगा, क्योंकि कांग्रेस की अपनी डिमांड भी बढ़ रही है 3 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद। तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो उसमें कितने दावे होंगे, और फिर आपकी अपनी भूमिका कहां तक किस रूप में होगी? देखिए, कांग्रेस या बीजेपी दो बड़ी पार्टी जी। बीजेपी ने भी अपनी स्थिति को समझी बिहार में। नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने बिहार में बराबर का सीट बंटवारा किया। जो घटक नीतीश कुमार जी के साथ लड़ना चाहेंगे वो अपने हिस्से से देंगे, जो दूसरा घटक बीजेपी के साथ लड़ना चाहेंगे तो वो अपने हिस्से से देंगे। आज मांझी जी भी एक सम्मानित गठबंधन के हिस्से हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए, उसके बाद अन्य सहनी जी भी आए, शरद यादव जी भी हैं। अब एक बात बहुत ही गंभीरता के साथ समझना होगा कि सवाल बिहार का नहीं है, सवाल देश का है। चुनौती
आज भारत के 142 करोड़ लोगों के लिए है। और हम यदि यहां छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे, एक बड़ा दिल जो लालू यादव जी कभी अपने बड़े दिल को, बड़े मन को, अब वो राजद, लालू यादव राजद, जो लगातार वो समझते थे बिहार की राजनीति को, बिहार की चीजों को, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से आज लालू यादव जी बहुत दूर, कुछ अपने लोगों ने ही लालू यादव जी को दूर करने की कोशिश की, और जो वर्तमान में जो राजद है उसकी स्थिति है, और यदि आज वो गंभीरता से स्थिति को नहीं समझेंगे, और लालू यादव जी जहां हैं और कांग्रेस आज एक बड़ी ताकत हिंदुस्तान के सामने है, राहुल गांधी जी के रूप में यह देश स्वीकार किया है, और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी एक मजबूत सशक्त नेतृत्व को प्रियंका जी के लीडरशिप के रूप में लाया है, एक परिपक्व, एक सुलझी हुई राजनीति। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और मायावती जी ने एक गंभीर परिपक्व राजनीति का गठबंधन किया है, लेकिन आप कांग्रेस को अलग थलग करके क्या करना चाहेंगे? क्या कांग्रेस के बगैर एनडीए के का विकल्प है, या छोटी पार्टी की अहमियत है? आज गठबंधन की मांग है। अब हमसे हमारे जैसा व्यक्ति 4.5 साल एक सेवक के रूप में, मजदूरी के रूप में, पप्पू जी आपने एक बात कही चर्चा के दौरान, आपने कहा कि वर्तमान स्थिति को जो राजद का मौजूदा नेतृत्व है उसको समझना होगा, और उसका मतलब आपका इशारा इस ओर था कि महागठबंधन कैसे मजबूत हुआ, उसमें कैसे कैसे हम तमाम छोटी छोटी इश्यूज को किनारे करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से आपको तो इश्यूज कहां पर नजर आ रहा है कि आज आप कभी लालू यादव जी को महसूस करने दीजिए ना। लगातार आप किसी बातों पर टिप्पणी करते हैं, आप देखिएगा आपके इर्द गिर्द या आज जो राजनीति का जो मापदंड है, तौर तरीका है, किस तरीके से जातीय उन्माद, धार्मिक मजहबी उन्माद, आरक्षण, एसटी एससी स्वर्ण, तो इस बीच में अब आप उठा करके देखिए कौन लोग कहां से लड़ रहे हैं। कहीं रामचेतन सिन्हा जी, कहीं जगदीश शर्मा जी, कहीं सुरेंद्र यादव जी, कहीं ललन जी, तो कहीं कोई जी, कहीं दिनेश जी, कहीं आप चले जाइए, या तो करोड़पति या कहीं अग्रवाल जी। आप आम आदमी कौन चुनाव लड़ रहा है, आप जरा इसको देखिए। तो सर वैसे भी इतिहास में आप संभाल लिया तो आम आदमी कितना चुनाव लड़ पाया इस देश में? करोड़ से ऊपर जो जिसकी औकात थी वो लोग चुनाव में आए। सर ये तो अभी जो वर्तमान में चुनाव है जी, अभी जो वर्तमान का चुनाव है, वो उस चुनाव में आप यदि लोकसभा वाइज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। औरंगाबाद में चले जाए, आप अन्य जगहों पर चले जाए, अब जिस तरीके से अर्थ का प्रभाव बढ़ गया है, आपको क्या लगता है इस बार हिंदुस्तान में सबसे महंगे चुनाव होंगे? सबसे ज्यादा इश्यूज हमारा अलग अलग आप ले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हम अपने मूल प्रश्न पर धज्जियां उड़ाई जाएगी। मैं अपने मूल प्रश्न पर वापस आता हूं पप्पू जी, इसका जवाब दे दीजिए संक्षेप में कि आपने कहा कि इश्यूज को भुलाने होंगे। क्या क्या छोटे छोटे इश्यूज है जो कि अभी भी परेशान कर रहा है राजनीति को, महागठबंधन की राजनीति को? देखिए, एक बात तो मान के चलना होगा ना जी, आज आप तय करिए ना, कांग्रेस के साथ कुछ लोग का स्वाभाविक विचारधारा, कांग्रेस के गठबंधन के साथ और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ कुछ लोग खड़े होंगे, कुछ लोग राजद, लालू यादव जी राजद के साथ खड़े होंगे, नेचुरल है। तो एक बड़ा दिल, लालू यादव जी एक बड़े मन, बड़ा विचार, आपको उस बड़े मन और बड़े दिल के तरह वैसा ही होना पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? महागठबंधन, ठीक, मैं समझ गया सर। कांग्रेस और राजद
कांग्रेस और राजद 50-50 तय करे, मतलब बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। ठीक, मैं समझ गया। देना चाहे वो जी, और राजद जिसको अपने गठबंधन से देना चाहे वो दे। आपने एक लाइन अभी क्लियर की, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप, मैं समझ गया। रिएक्शन ले लेता हूं आप कांग्रेस से भी और आरजेडी से भी। भाई, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका एक बड़ा दर्जा मिलना चाहिए, और जिस तरह से कि बीजेपी और जेडीयू के बीच एक बराबरी की बात चली, वैसे ही यहां पर भी महागठबंधन में 50-50 कांग्रेस और आरजेडी का हक हो, उसके बाद जो घटक हो, जिनके साथ जो हो, उनको उतना स्थान वो देते रहे। क्या सरोज तिवारी जी इसी लाइन पर बात अब आगे बढ़ेगी महागठबंधन के अंदर? महागठबंधन के अंदर 50-50 होगा ऐसा नहीं होना है, यहाँ 100% होगा। हम 40 सीट पे लड़ने वाले हैं और 40 सीट पे जो हमारा गठबंधन पार्टनर होंगे सब एक साथ मिलके हम लोग लड़ने वाले हैं। ये बहुत बड़ा इसमें ये नहीं है, और जो बातें होंगी कि किसको कितनी सीटें होंगी, ये बहुत छोटी बातें हैं और ये बड़ी आसानी से उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल बहुत बुनियादी है हर दलों का, क्या तो वो लोग आपस में तय कर लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह टारगेट जो बुनियादी बात है, बुनियादी बात यह है कि हमको 40 सीट पे हमारा महागठबंधन लड़ेगा। 40 सीट पे जो महागठबंधन लड़ेगा वो 40 में से 40 सीट जीतने के लिए लड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। नहीं, वो सही है। आप तो शक्ति जी आप ही जा समझा दीजिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आम जनमानस जो है बड़ा स्पष्ट रूप से जानना चाहता है। हालांकि राजनीति बड़ी अस्पष्ट चीज है, उसको इशारे में ही महसूस करने की आवश्यकता भी है। फिर भी जितना संभव हो सके हम लोग चर्चा के दौरान समझेंगे। शक्ति जी, क्या जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी ने 40 सीटों में से अपना 50-50 दर्जा लिया और फिर एक 6 सीट अपने सहयोगी को दिया, एलजेपी को, क्या उसी पैटर्न पे महागठबंधन को भी कांग्रेस एक तरफ और एक तरफ आरजेडी हो, 50-50 हो, और फिर जो भी सीटें हैं 40 में से 50-50 कितना होता है वो आप लोग तय करेंगे? क्या इसी लाइन पर आप लोग का भी चलेगा मामला? किसी ने प्रस्ताव दिया है क्या आपके समक्ष हमारे महागठबंधन में कोई घटक दल? हमारे यहां सरोज जी ने कहा कि 40 सीट पर महागठबंधन लड़ेगी और जीतेगी। महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, कांग्रेस है, राजद है, रालोसपा है, हम पार्टियां हैं, निषाद जी हैं, किस वीआईपी पार्टी, किसी ने ये कहा है कि आधा आधी कर दीजिए, 50-50 कर दीजिए? अभी तो पप्पू यादव जी बोल रहे हैं अधिकार पार्टी के महागठबंधन राष्ट्रीय संरक्षक है तभी ऐसा पप्पू यादव जी सुनिए ना, देखिए हम उनका निश्चित तौर पर सांसद हैं और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी तक वो महागठबंधन में नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं, उन घटक दलों में इस तरह के कोई प्रस्ताव आए नहीं है। तो इस जब प्रस्ताव ही नहीं आया है तो यह चर्चा बेबुनियाद है। रहा सवाल महागठबंधन के घटक दलों के बीच में सब कुछ लगभग तय है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके चलते खिच्चातिरी है, सभी चीजें हैं। अब बात है कि हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं बहुत चीजों का। बहुत गठबंधन के जो लोग हैं, घटक दल, बहुत सारे गठबंधन है और उनका भी हम लोग देख रहे हैं। ये समझ लीजिए कि महागठबंधन में सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ तय हो चुका है। अब जिनको अब इतनी सी बात समझ में नहीं है तो हम उसको नहीं कह सकते हैं। मतलब ये किसको नहीं समझ में? मतलब आप हमें कह रहे नहीं, हमें तो समझ में वाकई नहीं आती है सर, आप ही समझाइए ना। छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ संजय जी। हाँ जोड़ दीजिए ना सर। कि एक छोटी सी बात यह है कि देखिए 50-50 फार्मूला, क्यों 50-50 फार्मूला? और ये एनडीए को ये मजबूर करता है, क्योंकि एनडीए में जो दो लोकसभा क्षेत्र वाले थे, लोकसभा सीट वाले, उनको ज्यादा चाहिए था और बीजेपी को मालूम है कि वो बहुत कमजोर हो चुकी है। उनका नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है वो फेल हो चुका है। अमित शाह स्वयं में एक तड़ीपार और वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत कमजोर है, इसलिए वो लोग झुके हैं। और यहाँ पे कोई कमजोर नहीं है। जो हमारे गठबंधन के जितने भी कांग्रेस कितनी मजबूत है सर बिहार में, ये सारे ऐसा मत बोलिए सर, ये अतिशयोक्ति भी लगती है सर कि पप्पू यादव जी कमजोर है। नहीं, कांग्रेस स्वयं कितनी मजबूत है सर बिहार में, ये बताइए ना। जो भी चीज होगा हम लोग 40 सीट पे लड़ेंगे और 40 पे मजबूती से। नहीं वो तो ठीक है, 40 पे हर कोई लड़ेगा और हर किसी का दावा है कि 40 जीतेंगे, वो तो ठीक है। हमारे यहाँ ये बात ही नहीं है कि राजद जीतेगा, कि हम जीतेगा, कि कांग्रेस जीतेगा। पप्पू जी से थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ। पप्पू जी थोड़ा आप ही क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है, आरजेडी का ये कहना है।
और सब कुछ पहले से तय हो चुका है कहां कौन होगा, कितनी सीटें होंगी किसके पक्ष में, और आप महागठबंधन में नहीं है, ये भी स्पष्ट उन्होंने भी कर दिया है। देखिए, बिल्कुल सही बात है जी। मैं शुरू दिनों से कहता रहा हूं कि हमारी जो राजनीतिक लाइन है वो कंप्लीट रूप से व्यक्तिगत विचारों के साथ राहुल गांधी जी या कांग्रेस का जो मिडलिस्ट वे है या देश के हित में व्यापक राजनीति जो है उसमें हम लगातार सदन और सदन के बाहर हम कांग्रेस के साथ खड़े रहे। मैंने कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट में मैंने एक बात कही कि एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ यूपीए, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तीसरे शक्ति के रूप में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और एक मजबूत दावेदार के साथ, बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट के साथ, और आगे भी राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता को 21 सीट जीत करके दिखाया था। आज बिहार में महागठबंधन में कुशवाहा जी या अन्य लोग जो लोग आए, क्या लगातार कभी मांझी जी कुछ कह देते हैं कि आप, कोई कहते हैं 1 सीट, कोई कहता है 2 सीट, कोई कहता है 5 सीट। पहले बात हो रही थी शरद जी और कुशवाहा जी एक होकर 5 सीट पर लड़ेंगे। आज कुशवाहा जी के बारे में कहा जा रहा है 3 ही देंगे, शरद जी नहीं आ रहे हैं। अब शरद जी की एक 4 महीना पहले की पार्टी, अब वो चुनाव लड़ेंगे। अब शरद जी का रेस्पेक्ट का ख्याल रखना है, कांग्रेस भी चाहती है, अन्य लोग भी चाहते हैं। तो आज सवाल, मैंने व्यापक रूप से बात कही, ठीक बात है मैं महागठबंधन में नहीं हूं, लेकिन आज आप यदि चुनौती देना चाहते हैं एनडीए को, तो एक बड़ा मन बड़ा दिल की बात मैंने कही है। लेकिन पप्पू जी, सवाल यह है कि ऐसा ही कांग्रेस के भी जो आधिकारिक प्रवक्ता है उन्होंने भी साफ आपके इस प्रस्ताव खारिज किया है और आरजेडी ने भी खारिज किया है, तो बड़ा मन और छोटा मन की बात तो अब रही नहीं गई। फिर देखिए ना, मैं एक बात बता दूं जी, मैं एक बात बता दूं, मैं पहले ही कह दिया हूं कि मैं देश के राजनीति के हित में जो मैंने राहुल गांधी, सरोज जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज वेट कीजिए। मैंने के संदर्भ में जो मैंने बातचीत कही है जी, या गोयल साहब से जो मेरी बातचीत हुई जी, या जो मैं राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में हमारी भूल भी होगी, मैं तो एक मजदूर या रंग का आदमी हूं, ये लोग राजा हैं। राजा और सेवक में अंतर होता है। अच्छा, राजा तय करता है, मैं शक्ति जी या सरोज जी ये बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुलझे हुए लोग हैं, मेरा इन दोनों व्यक्ति से नहीं। मैंने एज ए बिहार के 11 करोड़ 36 लाख लोग और देश के 100 करोड़ 150 अरब के लोग क्या चाहता है, आज डर का, भय का, एक अविश्वास का, देखिए बीजेपी के मेहमान को तो हमने बुलाया नहीं है, इसलिए अब क्या है वो सब्जेक्ट हमारा है नहीं। आज डरी हुई, आज हमको महागठबंधन को समझना है। किसान और युवा डरे हुए हैं। तो आज यदि आप देश के हित में बात करते हैं जी, तो कांग्रेस के नेतृत्व को आपको सामने लाना होगा। ठीक। आप उत्तर प्रदेश में कुछ, मैं समझ गया सर, बंगाल में कुछ, मैं समझ गया सर। वहां जाइएगा तो कुछ बात, वहां जाइएगा तो कुछ बात, ठीक सर, यहां आइएगा कुछ। मैं जब अपने विश्लेषक से एक स्पॉट कमेंट ले लेता हूं, फिर सरोज जी मैं आपका साथ हूं। कांग्रेस के खिलाफ बिहार में बीएसपी को 1 सीट, आप खुद कहते हैं। मैं समझ गया सर, मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। देंगे सपा को 1 सीट देंगे, मैं समझ गया। जब आप खुद ही कह रहे हैं तो मैंने उसी हित में मैंने बात कही। ठीक मेरा निर्णय कोई निर्णय नहीं है। नहीं, मैं समझ गया। कांग्रेस का शीर्षस्थ नेता निर्णय लेगा, ऑब्वियसली वो शीर्षस्थ नेता ही तय करेगा। सर आपने एक प्रस्ताव के रूप में ये बातें कही है, होता हूं। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है कि एक नई लाइन की बात पप्पू यादव जी ने कही और उसके बाद सिरे से दोनों पार्टी के नेता यहां पर बैठे हुए खारिज कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस तर्क में दम तो है
कि एकजुटता के लिए आपको कहीं न कहीं दो बड़ा फिगर को आमने सामने बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस कुछ ज्यादा बार्गेनिंग करना चाहती है इस बार? नहीं, पप्पू जी दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक वो नेशनल प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि चूंकि वो लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में अगर हम राज्यों में बंट करके चीजों को तय करेंगे तो एक बड़ी लड़ाई को हम नहीं लड़ पाएंगे, वो उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बिहार की स्थितियां हैं उसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी काफी मजबूत है। अब जिसकी अपनी जमीन है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल की अपनी जमीन रही है, राष्ट्रीय जनता दल चीजों को तय करते रही है, ठीक है, कांग्रेस उसके साथ लड़ते रही है, लेकिन इधर जो 3 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें कॉन्फिडेंस कांग्रेस का बढ़ा हुआ दिख रहा है। और उस प्रोस्पेक्ट में पप्पू जी बिहार की बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिल करके एक समन्वित तरीके से चीजों को तय करें और जो भी और भी पार्टियां जो इनके साथ है महागठबंधन में, उसको अगर ये दोनों पार्टियां एकोमोडेट करे तो वो बेहतर परिणाम बिहार में दिखा सकता है। ये इसकी बात पप्पू जी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दो तरह की बात कि नेशनल प्रोस्पेक्ट और जो बिहार का जो स्थितियां है उसमें मैं एक चीज जरा स्पष्ट कर दूं कि चूंकि कांग्रेस बार बार ये कहते रही है कि 10 सीट से कम पर चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये आरजेडी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अभी तय भी नहीं हुआ है। उस स्थिति में आधा आधा वाली बात तो कहीं रही नहीं, रह गई बात कि हम इनके साथ हैं। सर आप 10 कम बोल रहे हैं सर, अभी हाल में तो 15-16 तक मामला पहुंच गया है। सीपीआई कांग्रेस बगल में ही बैठी हुई है, शरद यादव है। सर कांग्रेस के नेता से ही पूछ लेते हैं, 10 की बात तो बहुत पुरानी हो गई है, अब तो 15-16 की बात होने लगी है, क्यों सरोज तिवारी जी? देखिए 10, 15, 16 कोई जो मर्जी आता है बोलता है। सर आप ही के नेता बोलते हैं, हम थोड़े ही बोलते हैं सर। एक बारी मैं कहा मैं उसके पहले मैं जरा पप्पू जी एक मिनट जो पप्पू जी वाली पुरानी बात थी, हमारे पप्पू यादव जी बिहार के भी और ऐसे भी एक अच्छे दिल के नेता माने जाते हैं। लोकसभा के सांसद हैं और बहुत कांग्रेस के लिए समर्थक भी रहे हैं हमेशा, तो और बेबाकी से समर्थन करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ तकनीकी पहलू हैं, तकनीकी पहलुओं में यह है कि इनकी जो जन अधिकार पार्टी है निश्चित रूप से अभी महागठबंधन की हिस्सा नहीं है, बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस पे शीर्षस्थ नेतृत्व बात करेगा और कुछ न कुछ बात होगी, और तब जो डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा, वो निश्चित रूप से बतौर प्रवक्ता में बोलने की स्थिति में होगा। और अभी चूंकि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है तो बतौर प्रवक्ता मैं कैसे कह दूं, एक चीज। दूसरी बात कि हम जो 10, 16, 15 ये नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है, ये अपने अपने कोई विचारों की अभिव्यक्ति कोई नेता करता है जो आधिकारिक रूप से अलाउड नहीं है बोलने के लिए, लेकिन वो अपना रखता है तो रखे। लेकिन मूल रूप से मैं बहुत बड़े लेवल पे बता रहा हूं, अभी लड़ाई चूंकि बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है, जिसमें पप्पू जी का भी इशारा उसी तरफ है कि लड़ाई बहुत लंबी है, बड़ी है। उस बड़ी लड़ाई में अभी नरेंद्र मोदी जैसे एक तानाशाह नेतृत्व को हटाना है। ऐसे एक नेतृत्व की बात की है सर, तानाशाह शब्द उचित नहीं है सर, भारत के प्रधानमंत्री हैं। गठबंधन है, एक मिनट सुनिए सरोज जी, देखिए क्या है ना, और अभी बीजेपी के मेहमान यहाँ होते हैं तो हम नहीं कुछ बोलते, वही आपको जवाब देते, बहुत सारे दलों का, लेकिन हम शब्दों का चयन थोड़ा संयम बरते, शब्दों के चयन। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा कि वहां पे भी ठीक है, आप नहीं बैठाए तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए, बैठाना चाहिए, नहीं आप बोलिए, जवाब देते, लेकिन मुझे जो कहना है मैं वो कहूंगा जी। मुझे महागठबंधन की बात करनी, लड़ाई जो हमको लगता है, ठीक है, जो हम सबको लगता है कि लड़ाई लंबी है, अब इस वजह से हमारी जो 40 सीट पे जो लड़ाई है, 40 सीट पे हम लोग रिगार्डलेस ऑफ कि उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा, पंजा छाप होगा कि लालटेन छाप होगा कि झोपड़ी छाप होगा कि क्या होगा, वो सब चीज को भूल के 40 सीटों पे एक महागठबंधन दिखना चाहता है, एक अपना, सब लोग अपना की। तो सर उसी का फॉर्मूला तो बता रहे हैं ना, धारा ये है, एक धारा ये है, ये लड़ाई होगी और 40 के 40 सीट पे महागठबंधन जीतेगा और यही हम सबका प्रयास है। ठीक सर, लेकिन शक्ति जी यही फॉर्मूला, यदि कंफ्यूजन कहीं नहीं है। नहीं ठीक, कोई कंफ्यूजन हो या ना हो हमें तो नहीं मालूम, हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। शक्ति यादव जी क्या है, पप्पू जी भी उसमें आना चाहते हैं, बातचीत होगी, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तो हम लोग स्वागत करेंगे अगर ऐसा होता है। ये एक प्रस्ताव इस रूप में है जो पप्पू यादव ने जो अपनी बातें उन्होंने रखी है यहाँ पे, जिसको मेरे ख्याल से आप भी उसी रूप में देख रहे होंगे कि आरजेडी के साथ जो घटक हैं
वो आरजेडी की जिम्मेवारी हो कि किनको कहां कितनी देनी है या नहीं देनी है। कांग्रेस के साथ जो घटक होंगे या फिर वो कांग्रेस में कई लोग शामिल होंगे, वो कांग्रेस का जिम्मा होगा कि वो कितने देंगे, किसको कहां पर क्या स्थान देंगे। लेकिन बातें है कि 40 पे फिर 20-20 कर लें, तभी जाकर ये पॉसिबल है। ये इनका एक प्रस्तावित तर्क है। तर्क और हकीकत में अंतर होता है। जी, वही तो आपसे जानना चाह रहे हैं। इस बात को स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं जी कि महागठबंधन के सभी घटक दलों के अंदर में स्वाभाविक तौर पर कई बैठकों में और 1-2 बैठकों में मैं भी रहा हूं, कोई कहीं विवाद नहीं है। सबकी कोशिश है, जो सरोज जी ने कहा कि हम 40 की 40 सीटें हम जीते, मेरी कोशिश यही है और उस पर हम सफलता की ओर अग्रसर हैं। हम जो भी एलआई पार्टनर है महागठबंधन में, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि हम कौन कितने सीट पर लड़ेंगे, इसके लिए जीत शब्द ही नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की राजनीति की जब अजय की स्थिति थी देश के अंदर में, जब देश में कई ऐसे संस्थानें जहां आंख उठा करके नहीं देखती थी, उस समय राष्ट्रीय जनता दल ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ गांधी मैदान में शंखनाद किया था, जहां से कोई दिखाई नहीं पड़ती थी किरण नहीं। और हम लोगों ने वो शंखनाद ही नहीं किया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, बल्कि खबरदार किया। और 2014 में भी कहा कि आप जो गलती करने का गलती आपने किया तो आपका लोकतंत्र संविधान दोनों खतरे में पड़ जाएगा। आज तो स्थितियां स्पष्ट है, जुमलों में मत फंसना। आज सब कुछ दिख रही है, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का सवाल हो या हेगड़े जैसे केंद्रीय मंत्री का वक्तव्य हो सर, या फिर आरएसएस के बयान हो। तो मतलब आप इस तर्क को खारिज कर रहे हैं जो कि पप्पू यादव जी ने दिया। हकीकत यह है कि महागठबंधन अलग अलग तरीके से ही अलग अलग लोगों पर विचार करेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। ऑनरेबल संजय जी, जस्ट सेकंड, आई रिक्वेस्ट यू सर, 20 सेकंड लीजिए प्लीज। हम स्पष्ट तौर पर संजय जी, हम स्पष्ट तौर पर करें कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारी जो भूमिकाएं हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है रीजनल पार्टी होने के नाते, हमने कभी सांप्रदायिकता से हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। धर्मनिरपेक्षता, संविधान और लोकतंत्र, यह हमारा कांग्रेस पार्टी से हमारा एक स्वाभाविक गठबंधन है। ठीक सर, हम समझ गया सर, अटूट गठबंधन है। सरोज जी, मैं आपका अनुरोध करूंगा, पप्पू यादव जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। तेजस्वी जी की कई दौर की बैठकें हो चुकी है, बातें सब साफ हो चुकी है और सभी एलआई पार्टनर उससे लगभग खुश हैं। आप देखेंगे कि आने वाले जल्दी कुछ समय में, और बिन आपको बताए, सबसे पहले तो संजय जी हम आप ही को बताएंगे अब देश जानेगी, और आप ही ने लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। अरे सर, बिल्कुल है बता देंगे पहले, देखेगी तो पहला मेहमान तो हमारे आप ही होंगे। मेहमान नहीं होंगे, हम लोग तो मीडिया है, अपना काम करेंगे। घटक दलों को ये सीट है और महागठबंधन 400 सीट पर फतह करेगी और देश में जो हवा थी उस हवा को बदल करके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। समय की पाबंदी में आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा प्लीज, रुक जाइएगा, अब आप रुक जाइएगा। पप्पू यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अपनी बात पूरी करिए संक्षेप में, मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है जी कि इस देश में 2 धारा है। देश कंप्लीट रूप से, आप साउथ में जाएं, नॉर्थ से साउथ, अभी सबसे बड़ी गंभीर विषय है हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, चाहे वो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नजर है। आप सही माने में, यदि आपने अभी बहुत सारी बात कह दी, जबकि 1991 में जब लोग चुनाव हो रहा था और सरकार बनी थी तो बीजेपी भी था, 1990 में बीजेपी भी थे, सभी लोग मिलकर के, जनसंघ भी साथ में था, सभी लोग मिलकर के यहां भी गवर्नमेंट बनी थी और वहां भी बना था। अब छोड़िए ना, चुनाव में, राजनीति में कब कौन विचारधारा, कब कौन अच्छा, कब कौन खराब, सत्ता और वोट का बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल है कि बिहार में आज जो लगातार जो सर्वे आ रहा है, उत्तर प्रदेश में तो दिख रहा है कि एक तरफ अखिलेश जी, अजीत सिंह और मायावती जी मजबूत परिपक्व राजनीतिक, और दूसरी तरफ कांग्रेस का तीसरा एक मजबूत विकल्प
जो चमत्कारी विकल्प होगा। लेकिन बिहार में लगातार जो सर्वे है, उस सर्वे में नीतीश कुमार जी एक स्वीकार्य लीडर है। नीतीश कुमार के कारण बीजेपी गठबंधन एक मजबूत परिस्थितियों में आज यूपीए से सिर्फ जो टीवी का चैनल का जो रिपोर्ट है उसमें दिख रहा है। मेरी चिंता यह है कि यदि एक तरफ नीतीश कुमार मजबूत और सशक्त मुख्यमंत्री का लीडरशिप अकेले यदि चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि सबको अपनी हैसियत का, औकात का पता चल जाएगा। ठीक सर, चाहे अपने जिला से लड़े, दूसरे स्टेट से लड़े, कोई नालंदा से लड़े, कोई गोपालगंज, कोई कहीं, अलग बात है। वो महागठबंधन को ही तय करना है। यदि एक मजबूत गठबंधन के साथ एक मजबूत नेतृत्व की बात है तो नीतीश कुमार एक मजबूत नेतृत्व आज भी एनडीए का है और वो एक बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए। ठीक कह रहे हैं आप। कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल जी मैं आपको रोक रहा हूं, समय बीत रहा है, मुझे एक कमेंट सबसे लेना है। के बीच है नहीं जी, मैं आपको रोक रहा हूं। नेता थे, जाइएगा, जो एक मजबूत नेता थे, आज कांग्रेस के नेतृत्व पे के साथ हमको एक मजबूत तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, तभी हम एक निर्णायक लड़ाई की भूमिका निभा पाएंगे। मैं सरोज जी आपके पास और शक्ति यादव जी आपके पास आने से पहले एक रिएक्शन दिखला देते हैं हम आप लोगों को, फिर हम चर्चा को शामिल होंगे। पिछले कुछ दिनों से आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के स्टैंड को लेकर चिंतित है। सवर्ण आरक्षण का जहां कांग्रेस ने समर्थन किया, वहीं आरजेडी ने विरोध किया। यूपी में एसपी और बीएसपी गठबंधन के बाद तेजस्वी यादव ने अखिलेश और मायावती से मुलाकात की। यहां कांग्रेस गठबंधन से बाहर हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सवर्णों के वोट हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। कुछ अन्य नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इसमें पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह भी हैं। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी पहले ही कांग्रेस में है। 3 फरवरी की रैली में उदय सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस अपनी सीटें कम नहीं करना चाहेगी, जबकि हम आरएलएसपी शरद यादव के होने से महागठबंधन में सीटों को सुलझाना उतना आसान नहीं है। ये वस्तु स्थिति है जो नजर आ रही है। सरोज जी, योर लास्ट कमेंट एंड योर लास्ट कमेंट शक्ति यादव जी, महागठबंधन को लेकर ओवरऑल। सरोज जी पहले आप। देखिए, एक जो मैं जो शुरू से उंगली उठा रहा था, एक बात कहना चाह रहा था जी। विचार चाहे योग्य हो अयोग्य हो, विचार चाहे उचित हो अनुचित हो, विचार चाहे स्वीकार्य हो अस्वीकार्य हो, उसका संरक्षक बनना चाहिए और कांग्रेस उसकी संरक्षक बनती है। किसी भी विचार को कूड़े के डब्बे में नहीं डालना, ये चीज है। तो किसी का भी विचार हो, चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल नेता ये विचार उचित लगा आपको? तो ये विचार उचित, पप्पू यादव जी का हो, सारे विचार नहीं, पप्पू यादव जी ने जो विचार दिए वो उचित लगा कि अनुचित लगा? अब जो है सम्मान के बाद जैसा भी लगे सम्मान है। अच्छा। वो मैंने कहा वो चीज विचारों का सम्मान होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। विचार पे आप पाबंदी लगा देंगे, कल से विचार ही देना बंद कर देंगे, वो चीज गलत है। हाँ। और उसके बाद दूसरी बात, आप जो बोले महागठबंधन का, जो आपने रिपोर्ट दिखाया महागठबंधन का, कि महागठबंधन में सवर्ण आरक्षण का सपोर्ट किया, एक ने विरोध किया। हम सब जानते थे कि वो सवर्ण आरक्षण किस विषय क्यों लेके आया गया, उस समय वो चीज क्यों था, इतनी हड़बड़ी क्यों थी? क्या उस सवर्ण आरक्षण पे बहुत चर्चा हुई थी? उस सवर्ण आरक्षण से बहुत कुछ मिलने वाला था क्या? निश्चित रूप से हर पार्टियों ने सवर्ण गरीबों के लिए भी, जो सामान्य कैटेगरी के, सवर्ण कहना तो गलत है पहले तो, लेकिन सामान्य कैटेगरी आरक्षित वर्ग के जो लोग थे उनको आरक्षण की श्रेणी में आप लाए। बहुत सारे पेज थे, इतने सारे पेज में उनको आरक्षण की श्रेणी में लाया गया। उसमें इतने सारे छेद और इतने सारे पेज थे, क्योंकि वो सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए लाया गया था। लास्ट सेशन पप्पू जी आप जा रहे हैं तो आपको बहुत धन्यवाद। से उसमें ये लोग आनंद फानंद में बगैर तैयारी के लाए थे। अगर उसका बहुत ज्यादा विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे, आपको बहुत ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं दिया गया था, आपको समीक्षा करने का समय नहीं मिला था, तो अभी आपको उनके किसी भी तरीके के को फ्लॉप करना था। एक बहुत बड़ी चीज थी। सुनिए ना, लेकिन जहां तक सवर्णों के अधिकार की बात है, सब समर्थक हैं। अगर गरीब चाहे सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, किसी भी दल का हो, गरीब हो तो उसको मदद तो करिए। अभी कल हम लोग जो राहुल गांधी जी ने अनाउंसमेंट किया है, न्यूनतम
न्यूनतम आमदनी की गारंटी, ये इससे बड़ी चीज क्या होगी? निश्चित रूप से ये भी समझने की बात है। मेरा तो महागठबंधन को समझ लेते हैं। आखिर में शक्ति यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? क्योंकि जिस तरह से एक हलचलें भी हैं, कांग्रेस में और भी कई चेहरे शामिल हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, और इसे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इनकार भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल सफर? ये कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल सफर नहीं है जी। स्वाभाविक तौर पर जो देश का मियाज है उसमें लोग आएंगे पार्टी के अंदर। महागठबंधन एक सशक्त विकल्प है देश का, और सबकी निगाहें इधर है। आम जनता ने यह तय कर लिया है कि देश को एक नया प्रधानमंत्री चाहिए। चलिए, तो जनता जब वोट डालेगी उसके बाद ही पता चलेगा क्या तय किया था। और जो धरातल पर जो स्थितियां हैं वो सब चीजों को समझ करके लोग आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो सीटें तो 40 ही है ना बिहार में। तो महागठबंधन बिहार की चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार में 40 ही लोकसभा क्षेत्र है। बिल्कुल। और उसमें जितने भी घटक दल हैं सबको साथ लेके चलना है, और हमको देश की राजनीति को देखना है। अब कौन सर्वे, कैसा सर्वे, किस तरह का सर्वे, गांव की पगडंडियों का सर्वे है या बाचार लोगों का सर्वे है, हमारे साहब बहुत शुक्रिया। बहुत समय नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं। संजय यादव जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सुरेश तिवारी जी आपका। संजय जी समय की कमी थी इसलिए मैं लास्ट कमेंट आपका नहीं ले पाया, फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये राजनीति है, इसको जितनी आसानी से हमारे मेहमान बताकर निकल रहे हैं उतनी आसानी से आप मत समझिएगा, विश्लेषण कीजिएगा। एकला चलो की राह भी हो सकती है कांग्रेस की, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं राजनीति में कब किसकी परवान चढ़े ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आरजेडी का नया नेतृत्व भी है, और आरजेडी की अपनी वजह भी है कि अपने आप को सबसे बड़ा बनाकर रखें महागठबंधन में, तो कहीं न कहीं एक अहम का टकराव भी हो सकता है। राह कठिन जरूर है, हौसले कितने बुलंद है महागठबंधन के, ये अभी देखना बाकी है। नमस्कार।